इस खास चर्चा में स्वागत है। आज हम पैसे की दुनिया में उतर रहे हैं, लेकिन बैलेंस शीट और इंटरेस्ट रेट्स के नज़रिए से नहीं, बल्कि इंसानी दिमाग और हमारे अजीबोगरीब व्यवहार के नज़रिए से। कभी सोचा है क्यों कुछ बेहद पढ़े लिखे स्मार्ट लोग, मान लीजिए कोई हार्वर्ड शिक्षित फाइनेंस एग्जीक्यूटिव, पैसे के मामले में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो हैरान कर दें, और वहीं रोनाल्ड रीड जैसा एक साधारण सा चौकीदार जिसने शायद कभी कोई फाइनेंस क्लास नहीं ली, वो चुपचाप $8 मिलियन जमा करके उसे दान भी कर देता है। कैसे? हमारी आज की ये जो बातचीत है, ये मॉर्गन हाउसल की काफ़ी चर्चित किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के कुछ विचारों पर आधारित है। हमारा मकसद है ये समझना कि जब बात पैसे की आती है तो हमारी सोच, हमारी भावनाएं और हमारी आदतें, इनका खेल कितना बड़ा है। तो चलिए इसे खोल कर देखते हैं। किताब की शुरुआत ही बड़ी दिलचस्प है। एक तरफ एक अमीर टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव की कहानी है। हाँ, वो जो सोने के सिक्के। हाँ, जिसने सोने के सिक्के समुद्र में फेंक दिए थे और बाद में दिवालिया हो गया। और दूसरी तरफ है रोनाल्ड रीड, एक पार्ट टाइम चौकीदार और गैस स्टेशन अटेंडेंट। और उन्होंने क्या किया? दशकों तक बिल्कुल चुपचाप ब्लू चिप स्टॉक्स में थोड़ी थोड़ी बचत करते रहे। और नतीजा? मरने के बाद $8 मिलियन से ज्यादा की संपत्ति छोड़ी, जो उन्होंने एक स्थानीय अस्पताल और लाइब्रेरी को दान कर दी। कमाल है। ये दो कहानियां किताब के सबसे बुनियादी विचार को सामने रखती हैं। जो क्या है? कि पैसे के मामले में आपकी सफलता का ताल्लुक आपकी दिमागी काबिलियत से उतना नहीं है जितना आपके व्यवहार से है। अच्छा। फाइनेंस को अक्सर लोग गणित की तरह देखते हैं, है ना? लेकिन हाउसल कहते हैं कि ये असल में साइकोलॉजी है। ये एक सॉफ्ट स्किल है। सॉफ्ट स्किल? हाँ, और इसे सिखाना बहुत मुश्किल है, चाहे आप कितने भी बुद्धिमान क्यों ना हो। रोनाल्ड रीड में धैर्य था। रिचर्ड फुस्कॉन, वो जो दूसरा शिक्षित व्यक्ति था जो दिवालिया हुआ, उसमें लालच था। बस इसी व्यवहार के फर्क ने जमीन आसमान का अंतर पैदा कर दिया। बिल्कुल। और नेपोलियन का वो कथन याद आता है। हाँ, प्रतिभाशाली वो नहीं जो असाधारण काम करे, बल्कि वो है जो तब भी औसत दर्जे का काम कर ले जब बाकी सब अपना आपा खो रहे हों। शायद वित्तीय सफलता में भी यही बात लागू होती है। हाँ, काफी हद तक। और ये व्यवहार आता कहाँ से है? बहुत कुछ हमारे निजी अनुभवों से। ये बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी। किताब कहती है आपके निजी अनुभव शायद दुनिया में जो कुछ भी हुआ है उसका 0.000001% ही है। हाँ, लेकिन शायद वे 80% तय करते हैं कि आप दुनिया को कैसे काम करते हुए देखते हैं। हाँ, सोचिए कितना फर्क होगा उस व्यक्ति की सोच में जिसने अपनी जवानी में शेयर बाजार को आसमान छूते देखा हो, बिल्कुल, और उस व्यक्ति की सोच में जिसने उसी उम्र में भयंकर मंदी झेली हो, या जिसने बहुत ज्यादा महंगाई देखी हो बनाम जिसने स्थिर कीमतें देखी हो। जॉन एफ कैनेडी का उदाहरण याद आता है। उन्होंने कहा था कि उन्होंने महामंदी के बारे में तो बस हार्वर्ड में पढ़ा था। हाँ, पढ़ा था। जबकि लाखों लोगों ने उसे अपनी हड्डियों में महसूस किया था। उनकी दुनिया की समझ ही अलग थी। और ये सिर्फ किस्से कहानियां नहीं है, रिसर्च भी यही दिखाती है। अच्छा? हाँ, अर्थशास्त्री हैं उल्रिके मॉलमिंडियर और स्टीफन नागिल। उन्होंने पाया कि लोगों के निवेश करने के फैसले अक्सर इस बात पर टिके होते हैं कि उन्होंने अपनी शुरुआती वयस्कता में बाजार को कैसा देखा था। तजुर्बे पर। हाँ, ये उनकी बुद्धिमत्ता या शिक्षा का नतीजा नहीं, बल्कि सिर्फ इस बात का नतीजा है कि वे कब और कहां पैदा हुए थे। यहाँ तक कि बिल ग्रॉस जैसे दिग्गज बॉन्ड निवेशक भी मानते हैं कि उनके करियर का बड़ा हिस्सा इसलिए सफल रहा क्योंकि वो उस दौर में आए जब ब्याज दरें लगातार गिर रही थीं। अगर वो 10 साल पहले या बाद में पैदा होते तो कहानी शायद बिल्कुल अलग हो सकती थी। तो ये कि हमारे अनुभव हमारी सच्चाई बन जाते हैं, भले ही वो दुनिया की पूरी सच्चाई ना हो। बिल्कुल। और इसीलिए अलग अलग पृष्ठभूमि और मौके लोगों को पैसे के बारे में बिल्कुल अलग सबक सिखाते हैं। जैसे किताब में फॉक्सकॉन फैक्ट्री वर्कर का उदाहरण है, जिसे एक बाहरी व्यक्ति शायद शोषण कहेगा। हाँ। वो शायद उस वर्कर के लिए अपने गांव के जीवन से कहीं बेहतर अवसर हो। सही बात है। या फिर कम आय वाले लोग जो लॉटरी टिकट खरीदते हैं, शायद वे उस एक मौके, उस सपने के लिए कीमत चुका रहे हैं जिसे पाने का उन्हें कोई और रास्ता नहीं दिखता। एक उम्मीद। हाँ, एक उम्मीद, एक ऐसा सपना जो शायद अमीर लोग रोज जीते हैं। यहाँ मुद्दा यह समझने का है कि कोई भी पागल नहीं है,
हर कोई अपने अनोखे अनुभवों के लेंस से दुनिया को देखता है और वही करता है जो उसे उस वक्त सही लगता है। ये नजरिया काफी हमदर्दी पैदा करता है। लेकिन कहानी में एक और पेंच है, किस्मत और जोखिम का। बिल गेट्स की कहानी लें। हाँ, बिल्कुल। हाँ, वे होशियार थे, मेहनती थे, लेकिन लेक साइड स्कूल में उन्हें 8वीं कक्षा में ही एक कंप्यूटर का एक्सेस मिल गया 1968 में। जो बहुत बड़ी बात थी उस वक्त। हाँ, दुनिया में शायद ही किसी स्कूल के पास था। ये किस्मत थी। पर कहानी यही खत्म नहीं होती। उनका वो दोस्त? हाँ, उनके एक बहुत करीबी दोस्त और उतने ही होनहार सहपाठी थे, केंट इवांस। वे भी माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बन सकते थे। लेकिन वो दुर्घटना हो गई। हाँ, स्कूल खत्म होने से पहले ही पर्वतारोहण दुर्घटना में उनकी मौत हो गई। ये जोखिम था। किस्मत और जोखिम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दुनिया इतनी उलझी हुई है कि आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, 100% नतीजे आपके हाथ में नहीं होते। अर्थशास्त्री रॉबर्ट शिलर ने कहा था कि वो जानना चाहेंगे कि सफलता में किस्मत का ठीक-ठीक कितना हाथ होता है, पर ये जानना लगभग नामुमकिन है। हम अक्सर दूसरों की सफलता को उनके हुनर का नतीजा मान लेते हैं और अपनी नाकामी को बुरी किस्मत का। हाँ, ये तो होता है। कॉर्नेलियस वैंडरबिल्ट या जॉन डी रॉकफेलर जैसे उद्योगपतियों ने कई बार कानून तोड़े और फिर भी कामयाब हुए। क्या ये उनका दुस्साहस था या सिर्फ किस्मत कि वो पकड़े नहीं गए? सोचने वाली बात है। यहाँ तक कि वॉरेन बफे के गुरु बेन ग्राहम ने भी अपना ज्यादातर पैसा GICO स्टॉक में भारी निवेश करके कमाया, जो उनके अपने ही डाइवर्सिफिकेशन के नियमों के बिल्कुल खिलाफ था। अच्छा, क्या ये बोल्ड फैसला था या भाग्य का साथ? हाँ। सच तो यह है कि दुस्साहस और लापरवाही के बीच की लकीर बहुत महीन होती है और अक्सर वो हमें नतीजा आने के बाद ही दिखाई देती है। तो मतलब हमें सफलता और असफलता दोनों को थोड़ी विनम्रता से देखना चाहिए, ये मानते हुए कि इसमें किस्मत और जोखिम का भी बड़ा हाथ है। बिल्कुल। ये समझ हमें एक और जरूरी विचार की तरफ ले जाती है, पर्याप्त की अवधारणा। मुझे वो कर्ट वॉन गुट और जोसेफ हेलर वाली कहानी बहुत पसंद आई। हाँ, वो कहानी शानदार है। एक अरबपति की शानदार पार्टी में वॉन गुट ने मजाक में अपने दोस्त लेखक जोसेफ हेलर से कहा, हेलर, हाँ, जिन्होंने कैच-22 लिखी थी। हाँ, तो वोनगुट ने कहा कि उनके मेजबान ने शायद एक ही दिन में उतना पैसा कमा लिया है जितना हेलर ने अपनी मशहूर किताब से पूरी जिंदगी में कमाया होगा। और हेलर का जवाब? हेलर ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा है जो उसके पास कभी नहीं होगा। क्या? पर्याप्त। क्या बात है! पर्याप्त, ये शब्द जितना सरल है उतना ही गहरा, पर इसे समझना कितना मुश्किल है। हाँ, क्यों? दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जो पहले से ही कल्पना से परे अमीर और सफल थे, लेकिन और ज्यादा की चाह में उन्होंने वो सब कुछ दांव पर लगा दिया जो उनके पास था और जिसकी उन्हें जरूरत थी। जैसे? सोचिए रजत गुप्ता, मैकिन्सी के पूर्व CEO, या बर्नी मैडॉफ के बारे में, या फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट के नोबेल पुरस्कार विजेता ट्रेडर्स। इन सब ने वही गलती की। वॉरेन बफे इसे खूबसूरती से कहते हैं, जो आपके पास है और जिसकी आपको जरूरत है, उसे उस चीज के लिए जोखिम में डालने का कोई मतलब नहीं है जो आपके पास नहीं है और जिसकी आपको जरूरत भी नहीं है। लेकिन ये पर्याप्त की हद तय करना इतना मुश्किल क्यों है? शायद इसलिए कि हमारी चाहतों की कोई सीमा नहीं होती, खास तौर पर जब हम अपनी तुलना दूसरों से करने लगते हैं। हाँ, वो तो है। हमेशा कोई ना कोई आपसे ज्यादा कमा रहा होगा, किसी के पास आपसे बड़ा घर या महंगी कार होगी। ये एक ऐसी दौड़ है जिसे जीता ही नहीं जा सकता। तो उपाय क्या है? तो जीतने का एकमात्र तरीका है इस दौड़ में शामिल होने से ही इनकार कर देना। पर्याप्त का मतलब कम में गुजारा करना नहीं है। अच्छा। बल्कि ये समझना है कि और की कभी न खत्म होने वाली भूख आखिर में पछतावे की ओर ही ले जाती है। आपकी इज्जत, आपकी आज़ादी, आपका परिवार, आपके दोस्त, आपकी खुशी, ये वो चीजें हैं जो अनमोल हैं। इन्हें और पैसे के लिए दांव पर लगाना बेवकूफ़ी है। असली समझदारी ये जानने में है कि कब रुकना है। ये बात गांठ बांध लेने वाली है। चलिए एक और शक्तिशाली कॉन्सेप्ट पर आते हैं जिसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है, कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि। किताब इसकी तुलना हिमयुगों के बनने से करती है। ये बहुत रोचक है। हाँ, ये एनालॉजी कमाल की है। सोचिए, हिमयुग किसी एक भयंकर ठंडी सर्दी से नहीं आते। नहीं, बल्कि वे तब बनते हैं जब गर्मियां थोड़ी कम गर्म होती हैं, इतनी कि पिछले साल की सारी बर्फ पिघल नहीं पाती। अच्छा। फिर अगली सर्दी में और बर्फ गिरती है,
ये परत मोटी होती जाती है, ज्यादा सूरज की रोशनी को वापस अंतरिक्ष में भेजती है, जिससे जमीन और ठंडी होती है। और बर्फ जमने का सिलसिला तेज हो जाता है। हाँ, धीरे धीरे लगातार बिना रोके बर्फ जमा होती रहती है और आखिरकार पूरी धरती बर्फ की चादर में लिपट जाती है। ग्लेशियोलॉजिस्ट ग्वेन शूल्स के शब्दों में, जरूरी नहीं कि बर्फ की मात्रा हिमयुग लाए, बल्कि ये तथ्य कि बर्फ चाहे कितनी भी कम क्यों ना हो, बनी रहती है का जादू है। ये धीमी, लगभग अदृश्य प्रक्रिया है, लेकिन लंबे समय में इसके नतीजे चौंकाने वाले होते हैं। हमारा दिमाग इसे आसानी से समझ नहीं पाता है ना? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम रैखिक लीनियर तरीके से सोचने के आदी हैं, घातीय एक्सपोनेंशियल तरीके से नहीं। 8+8+8 करना आसान लगता है, लेकिन 8x8x8 की कल्पना करना मुश्किल है। जैसे वो हार्ड ड्राइव वाला उदाहरण। हाँ, हार्ड ड्राइव स्टोरेज का उदाहरण लें। 1950 से 1990 तक स्टोरेज क्षमता करीब 300 मेगाबाइट बढ़ी, लेकिन 1990 से आज तक 100 मिलियन मेगाबाइट से भी ज्यादा। यही है घातीय वृद्धि। वॉरेन बुफे का उदाहरण इसे और स्पष्ट करता है। उनकी 95% से ज्यादा दौलत उनके 65वें जन्मदिन के बाद बनी है। सोचिए, उनका हुनर बेशक निवेश करना है, लेकिन उनका असली राज है समय। बिल्कुल समय। अगर उन्होंने 30 की उम्र में शुरू किया होता और 60 में रिटायर हो गए होते, भले ही उतने ही शानदार रिटर्न के साथ, तो आज उनकी संपत्ति आज की तुलना में 99.9% कम होती। दुनिया शायद उन्हें जानती भी नहीं। और वो जिम साइमंस। हाँ, वही जिम साइमंस के हेज फंड ने बफे से कहीं ज्यादा सालाना रिटर्न दिए हैं, 66% बनाम 22%। लेकिन उन्होंने देर से शुरुआत की। हाँ, इसलिए उनकी कुल संपत्ति बफे से काफी कम है। इससे एक महत्वपूर्ण बात निकलती है। अच्छा निवेश करने का मतलब है हमेशा सबसे ज्यादा रिटर्न हासिल करना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मतलब है वो ठीक ठाक रिटर्न हासिल करना, जिसे आप लगातार सालों साल बिना रुके, बिना घबराए, बिना हिम्मत हारे बनाए रख सकें। यही कंपाउंडिंग अपना काम करती है। आपको खेल में बने रहना होगा। और खेल में बने रहने के लिए सिर्फ पैसा कमाना ही काफी नहीं, उसे बचाए रखना भी जरूरी है। सही बात है। किताब कहती है कि अमीर बनने के कई तरीके हो सकते हैं, लेकिन अमीर बने रहने का सिर्फ एक ही तरीका है, थोड़ी कंजूसी और थोड़ी सी चिंता। बिल्कुल। जेसी लिवरमोर की कहानी याद है? 1929 के बाजार क्रैश में शॉर्ट सेलिंग करके वो अरबपति बन गए थे। हाँ, लेकिन बाद में अति आत्मविश्वास में बड़े बड़े दांव लगाकर सब गंवा बैठे और आत्महत्या कर ली। दुखद अंत। दूसरी तरफ अब्राहम जर्मिन्स्की जैसे लोग थे जो उसी क्रैश में पूरी तरह बर्बाद हो गए। अमीर बनना एक बात है, अमीर बने रहना बिल्कुल दूसरी। तो इसके लिए क्या चाहिए? इसके लिए सिर्फ हुनर नहीं, विनम्रता चाहिए। ये डर कि जो आपने बनाया है वो पलक झपकते ही छिन भी सकता है। सिकोया कैपिटल के माइकल मॉरिट्स का वो कोट मुझे याद आता है। उन्होंने कहा था कि उनकी फर्म की सफलता का राज उनकी लंबी उम्र है। हाँ। और वो हमेशा इस डर में जीते हैं कि कहीं उनका बिजनेस बंद ना हो जाए। ये जीवित रहने की मानसिकता, सर्वाइवल माइंडसेट है। हाँ, और ये मानसिकता इसलिए जरूरी है क्योंकि कंपाउंडिंग को अपना जादू दिखाने के लिए सालों और दशकों का वक्त चाहिए। टिके रहना होगा। हाँ, अगर आप टिके ही नहीं रहेंगे तो कंपाउंडिंग काम कैसे करेगी? बफे की सफलता सिर्फ इसमें नहीं है कि उन्होंने क्या किया, बल्कि इसमें भी है कि उन्होंने क्या नहीं किया। जैसे कि वो हद से ज्यादा कर्ज में नहीं डूबे, उन्होंने घबराहट में अपनी होल्डिंग्स नहीं बेची, उन्होंने अपनी साख खराब नहीं की, वो किसी एक ही रणनीति या इंडस्ट्री से चिपके नहीं रहे। और वो रिक गुएरिन? हाँ, रिक गुएरिन की कहानी सोचिए। बफे और चार्ली मंगर के शुरुआती पार्टनर, उतने ही होशियार, लेकिन वो जल्दी अमीर बनना चाहते थे। उन्होंने मार्जिन पे भारी कर्ज लिया और 1973-74 की गिरावट में सब कुछ गंवा बैठे। जबकि बफे और मंगर टिके रहे। बिल्कुल, बफे और मंगर टिके रहे, गुएरिन नहीं। टिके रहना सबसे जरूरी है। चलिए अब कुछ और दिलचस्प विचारों पर आते हैं। पहला है पूंछ घटनाएं, टेल इवेंट्स। ये क्या है? पूंछ घटना का मतलब है वो दुर्लभ लेकिन अत्यधिक प्रभावशाली घटनाएं जो ज्यादातर नतीजों के लिए जिम्मेदार होती हैं। मतलब कुछ ही चीजें सारा फर्क पैदा करती हैं। हाँ, बिल्कुल। दुनिया रैखिक नहीं है। यहाँ औसत अक्सर मायने नहीं रखता। कुछ गिनी चुनी चीजें ही सारा फर्क पैदा करती हैं। जैसे वो कला डीलर हेंस बर्गग्रीन की कहानी, उन्होंने हजारों कलाकृतियां खरीदी। हाँ, ज्यादातर मामूली निकली। लेकिन पिकासो, ब्राक, क्ली जैसे कुछ कलाकारों की मुट्ठी भर मास्टरपीस ने उन्हें अमीर बना दिया। हाँ, क्यों? क्योंकि उन्होंने उन्हें लंबे समय तक अपने पास रखा। सही। या फिर वॉल्ट डिज्नी,
उन्होंने सैकड़ों कार्टून बनाए जो फ्लॉप रहे। लेकिन सिर्फ एक फिल्म। हाँ, सिर्फ स्नो वाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स ने कंपनी को दिवालिया होने से बचाया और उसे नई बुलंदियों पर पहुंचा दिया। ये थी पूंछ घटनाएं। और ये सिर्फ कला या फिल्मों में नहीं होता, वेंचर कैपिटल में भी यही होता है। ज्यादातर स्टार्टअप्स फेल होते हैं, कुछ ही बड़ी सफलताएं सारे रिटर्न्स लाती हैं। और शेयर बाजार में? शेयर बाजार में भी जेपी मॉर्गन एसेट मैनेजमेंट की एक स्टडी ने पाया कि 1980 से रसल 3000 इंडेक्स का लगभग सारा मुनाफा सिर्फ 7% कंपनियों से आया है। सिर्फ 7%? हाँ, लगभग 40% कंपनियां तो बुरी तरह गिरी और कभी उभर भी नहीं पाई। Amazon या Netflix जैसी सफल कंपनियां भी फायर फोन जैसी बड़ी असफलताओं से गुजरती हैं। तो निवेशक के तौर पर इसका क्या मतलब है? एक निवेशक के तौर पर भी आपके जीवन भर के रिटर्न का बड़ा हिस्सा शायद बाजार के कुछ सबसे अच्छे या सबसे बुरे दिनों में आपके व्यवहार से तय होगा। पीटर लिंच कहते थे कि अगर आप 10 में से 6 बार सही निकलते हैं तो आप बहुत अच्छे निवेशक हैं। जॉर्ज सोरोस ने कहा था, ये मायने नहीं रखता कि आप सही हैं या गलत, बल्कि ये कि जब आप सही हों तो कितना पैसा बनाते हैं और जब गलत हो तो कितना खोते हैं। पूछ घटनाएं ही सब कुछ चलाती हैं। इसका मतलब है कि हमें हर छोटे उतार चढ़ाव पर परेशान होने की जरूरत नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि बड़ी तस्वीर पर ध्यान देना चाहिए और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हम बड़ी गलतियों से बचें और बड़ी सफलताओं का हिस्सा बन सकें। बिल्कुल। और ये हमें पैसे के एक और गहरे मूल्य की ओर ले जाता है। हाँ, किताब कहती है कि पैसे का सबसे बड़ा आंतरिक मूल्य है आपको अपने समय पर नियंत्रण देने की क्षमता। ये बहुत महत्वपूर्ण है। मिशिगन विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिक एंगस कैंपेल ने सालों के शोध के बाद पाया कि खुशी का सबसे पक्का संकेत पैसा, शोहरत या बड़ा घर नहीं, तो क्या है? बल्कि ये एहसास है कि आप अपनी जिंदगी को कंट्रोल कर सकते हैं। ये बहुत शक्तिशाली विचार है। पैसा आपको ये आज़ादी देता है कि आप सुबह उठकर तय कर सकें कि आज आपको क्या करना है, किसके साथ करना है और कब तक करना है। मतलब अपनी मर्जी का मालिक होना। हाँ, एक तरह से। ये आपको बीमार होने पर बिना आर्थिक चिंता के छुट्टी लेने की सुविधा देता है। नौकरी चली जाए तो तुरंत कोई भी नौकरी पकड़ने के बजाय बेहतर मौके का इंतजार करने का विकल्प देता है। ये आपको अपने बॉस से ना डरने की हिम्मत देता है, क्योंकि आप जानते हैं कि जरूरत पड़ने पर आप कुछ समय बिना सैलरी के गुजारा कर सकते हैं। यही असली दौलत है। इसी से जुड़ा है अमीर, रिच और धनी, वेल्दी होने का फर्क। हाँ, बिल्कुल। अमीर होना आपकी मौजूदा आय दिखाता है। ये अक्सर दिखता है, महंगी कारें, बड़े घर, शानदार छुट्टियां। दिखावा। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन धनी होना छिपा हुआ होता है। धन वो आय है जिसे आपने खर्च नहीं किया है। मतलब बचत। हाँ, धन भविष्य के लिए बचाए गए पैसे में है, जो आपको विकल्प, लचीलापन और विकास का मौका देता है। धन वो है जो आप नहीं देखते। बचत करना आपकी आमदनी और आपके अहंकार के बीच का अंतर है। अगर आप ज्यादा बचत करना चाहते हैं तो अपनी विनम्रता बढ़ाएं, अपना अहंकार कम करें। ये अच्छा काम। और बचत करने के लिए आपको बहुत ज्यादा कमाने या शानदार रिटर्न पाने की जरूरत नहीं है। बचत आपके नियंत्रण में है और ये भविष्य में भी उतनी ही प्रभावी रहेगी। तो व्यवहार, समय पर नियंत्रण और बचत, ये सब बुद्धि से ज्यादा महत्वपूर्ण लगते हैं। हाँ, काफी हद तक। और शायद इसीलिए किताब कहती है कि पैसे के साथ पूरी तरह तर्कसंगत होने के बजाय उचित होना बेहतर है। ये क्या मतलब हुआ? देखिए, तर्कसंगत का मतलब होता है भावनाओं को पूरी तरह नजरअंदाज करके सिर्फ ठंडे तथ्यों और गणित पर आधारित फैसले लेना, जो शायद मुमकिन नहीं है। हाँ, क्योंकि हम इंसान हैं, मशीन नहीं। उचित होने का मतलब है ये स्वीकार करना कि हम भावनात्मक प्राणी हैं और ऐसे फैसले लेना जो शायद गणितीय रूप से 100% परफेक्ट न हो, लेकिन जिनके साथ हम लंबे समय तक टिके रह सकें। कोई उदाहरण? बुखार का उदाहरण लें। तर्कसंगत रूप से हल्का बुखार शरीर को संक्रमण से लड़ने में मदद करता है, तो हमें उससे होने देना चाहिए। हाँ, पर हम ऐसा नहीं करते। हमें दर्द होता है, हम असहज महसूस करते हैं, इसलिए हम दवा लेके उसे कम कर देते हैं। ये तर्कसंगत नहीं पर उचित है। अच्छा। इसी तरह हैरी मार्कोविट्ज, जिन्हें पोर्टफोलियो थ्योरी के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, ने अपना निजी पैसा गणितीय रूप से ऑप्टिमाइज पोर्टफोलियो में नहीं लगाया। तो किस में लगाया? 50% स्टॉक और 50% बॉन्ड्स में। क्यों? क्योंकि वो जानते थे कि इससे उन्हें रात को अच्छी नींद आएगी और वो बाजार के उतार चढ़ाव में घबराएंगे नहीं। ये उचित था।
अगर आप अपनी निवेश रणनीति से थोड़ा प्यार करते हैं, भले ही वो परफेक्ट न हो, तो ज्यादा संभावना है कि आप मुश्किल समय में भी उसके साथ टिके रहेंगे। ये दिलचस्प है। यानी परफेक्ट प्लान से बेहतर है वो प्लान जिसके साथ आप रह सकें। इसी तरह क्या हमें इतिहास से सीखना चाहिए? किताब इस पर भी कुछ कहती है। हाँ, इतिहास जरूरी है, लेकिन ये भविष्य का सटीक नक्शा नहीं है। क्यों? जैसा कि राजनीतिक वैज्ञानिक स्कॉट सागन ने कहा, जो चीजें पहले कभी नहीं हुई वो हर समय होती रहती हैं। अच्छा। निवेश कोई हार्ड साइंस नहीं है, क्योंकि इसमें इंसानी भावनाएं शामिल हैं जो बदलती रहती हैं। अर्थव्यवस्था में लगातार संरचनात्मक बदलाव होते रहते हैं, जैसे रिटायरमेंट प्लान्स का बदलना, वेंचर कैपिटल का उदय या बाजार की तकनीक में बदलाव। तो अतीत हमेशा प्रासंगिक नहीं होता। हाँ, इन बदलावों का मतलब है कि अतीत के अनुभव हमेशा भविष्य के लिए प्रासंगिक नहीं होते। माइकल बैटनिक कहते हैं कि अतीत का अनुभव अक्सर भविष्य की भविष्यवाणी करने की क्षमता नहीं देता, बल्कि अति आत्मविश्वास पैदा कर सकता है कि हम जानते हैं आगे क्या होगा। बेन ग्राहम ने भी लगातार अपने निवेश के फॉर्मूले अपडेट किए थे। तो इतिहास से सामान्य सबक सीखे, जैसे लालच और डर कैसे काम करते हैं, इंसान कैसे सोचता है, लेकिन किसी खास घटना या ट्रेंड के दोबारा वैसे ही होने की उम्मीद न करें। तो भविष्य अनिश्चित है और हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। यहीं पर गलतियों के लिए जगह, रूम फॉर एरर या मार्जिन ऑफ सेफ्टी का विचार आता है। बिल्कुल, इसे सुरक्षा का मार्जिन कह सकते हैं। ब्लैक जैक खेलने वाले कार्ड काउंटर्स जानते हैं कि वो हर पत्ते का अंदाजा नहीं लगा सकते, तो क्या करते हैं? इसलिए वो अपनी बढ़त के बावजूद सावधानी से दांव लगाते हैं। ये डरपोक होना नहीं है, बल्कि ये सुनिश्चित करना है कि एक दो गलत अनुमान आपको खेल से बाहर न कर दें, ताकि लंबे समय में संभावनाएं आपके पक्ष में काम कर सकें। व्यावहारिक सोच है। बिल गेट्स ने हमेशा ये सुनिश्चित किया कि माइक्रोसॉफ्ट के पास इतना कैश रहे कि वो बिना किसी आमदनी का 1 साल तक चल सके। वॉरेन बफे भी हमेशा कैश रखते हैं। तो ये सिर्फ पैसों पर लागू नहीं होता? नहीं, ये सिर्फ निवेश रिटर्न के अनुमानों पर लागू नहीं होता, बल्कि आपकी भावनात्मक सहन शक्ति पर भी लागू होता है। आपको ऐसे झटके झेलने के लिए तैयार रहना होगा जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। स्टालिनग्राद में जर्मन टैंकों का उदाहरण याद है, जिन्हें चूहों ने तारों को कुतरकर बेकार कर दिया था। हाँ, सुना है। ये एक अप्रत्याशित एकल विफलता बिंदु था, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। हमें ऐसी चीजों से बचना चाहिए। इसीलिए बिना किसी खास लक्ष्य के भी बचत करना महत्वपूर्ण है, बस इसलिए क्योंकि भविष्य अनिश्चित है। और भविष्य सिर्फ बाहरी रूप से अनिश्चित नहीं है, हम खुद भी भविष्य में बदल जाते हैं। हाँ, इसे मनोवैज्ञानिक इतिहास के अंत का भ्रम कहते हैं। ये क्या है? हम ये तो आसानी से देख लेते हैं कि हम पिछले 10 सालों में कितने बदल गए हैं, लेकिन हम ये मानने को तैयार नहीं होते कि हम अगले 10 सालों में भी उतना ही बदलेंगे। अच्छा, ऐसा क्यों? हार्वर्ड के मनोवैज्ञानिक डैनियल गिलबर्ट का शोध दिखाता है कि 18 साल के युवा से लेकर 68 साल के बुजुर्ग तक हर कोई ये कम आंकता है कि भविष्य में उसकी पसंद, नापसंद और प्राथमिकताएं कितनी बदलेंगी। इसका हमारी लंबी अवधि की वित्तीय योजनाओं पर क्या असर पड़ता है? इसका मतलब है कि हमें अत्यधिक योजनाओं से बचना चाहिए। ऐसी योजनाएं जो आज हमें सही लगती हैं, लेकिन भविष्य के बदले हुए हमको शायद बोझ लगे। जैसे जवानी में ये सोचना कि हम बुढ़ापे में बहुत कम खर्चे में जी लेंगे, या फिर आज इतना ज्यादा काम करना कि भविष्य में जिंदगी का आनंद ही ना ले पाए। हमें बदलाव की हकीकत को स्वीकार करना होगा। और पुरानी योजनाओं का क्या करें? और डूबी हुई लागतों से चिपके रहने से बचना होगा। यानी सिर्फ इसलिए किसी पुरानी योजना या निवेश से जुड़े ना रहें क्योंकि आपने उसमें बहुत समय या पैसा लगा दिया है। जैसा नोबेल विजेता डैनियल kahneman कहते हैं, जरूरत पड़ने पर रास्ता बदलने के लिए तैयार रहें। और रास्ता बदलने या मुश्किल समय से गुजरने की एक कीमत होती है। किताब कहती है हर चीज की एक कीमत होती है। हाँ, और निवेश में सफलता की कीमत डॉलर या रुपए में नहीं चुकाई जाती। तो किसमें है? इसकी कीमत है अस्थिरता, डर, शक, अनिश्चितता और पछतावा। ये वो चीजें हैं जो आपको अच्छे रिटर्न कमाने के रास्ते में झेलनी पड़ती हैं। तो इसे कैसे देखें? इसे जुर्माने, फाइन की तरह देखने के बजाय एक शुल्क, फी की तरह देखिए। जैसे किसी शानदार थीम पार्क में जाने के लिए एंट्री फीस देनी पड़ती है, वैसे ही बाजार में बने रहने और लंबी अवधि में अच्छे रिटर्न पाने के लिए ये भावनात्मक शुल्क चुकाना पड़ता है। और जो ये शुल्क नहीं चुकाना चाहते?
जो लोग इस शुल्क को चुकाने से बचने की कोशिश करते हैं, जैसे जीई के पूर्व सीईओ जैक वेल्च ने अकाउंटिंग की तिकड़मों से कंपनी की कमाई को हमेशा बढ़ता हुआ दिखाकर किया, उन्हें अक्सर बाद में बहुत बड़ा बिल चुकाना पड़ता है। ये नजरिया काफी मददगार है। अच्छा, एक और दिलचस्प बात, निराशावाद इतना आकर्षक क्यों लगता है? निराशावाद अक्सर ज्यादा स्मार्ट और विश्वसनीय लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि तरक्की धीरे धीरे होती है, लेकिन झटके अचानक और तेजी से आते हैं। एक हवाई जहाज का क्रैश होना सालों की सुरक्षित उड़ानों की खबर से ज्यादा ध्यान खींचता है। बुरी खबर पर हमारा ध्यान तुरंत जाता है। निराशावादी अक्सर मौजूदा रुझानों को पकड़कर उन्हें भविष्य तक खींच ले जाते हैं, बिना ये सोचे कि दुनिया अनुकूलन भी करती है, नई तकनीकें भी आती हैं। जैसे 1970s के दशक में तेल खत्म होने का डर था, या 2008 में भी यही डर उठा, लेकिन फिर फ्रैकिंग जैसी तकनीक आ गई। तो आशावाद बेहतर है। आशावाद का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ हमेशा अच्छा ही होगा। आशावाद का मतलब है ये मानना कि मुश्किलें आएंगी, झटके लगेंगे, लेकिन लंबे समय में एक अच्छे नतीजे की संभावना आपके पक्ष में है, क्योंकि ज्यादातर लोग रोज सुबह उठकर दुनिया को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। और अंत में किताब कहानियों की ताकत पर जोर देती है। हाँ, हम कहानियों से सोचते हैं, आंकड़ों से नहीं। 2007 और 2009 के बीच अमेरिकी अर्थव्यवस्था में भौतिक रूप से बहुत कम बदला था। इमारतें वही थी, कारखाने वही थे, लोगों का ज्ञान और कौशल वही था। लेकिन फिर क्या बदला? लेकिन जो कहानी हम खुद को सुना रहे थे, घरों की कीमतों की स्थिरता के बारे में, बैंकरों की समझदारी के बारे में, वो कहानी बदल गई। और उसी बदली हुई कहानी ने सब कुछ बदल दिया, एक गहरे वित्तीय संकट को जन्म दिया। तो कहानियों में इतनी ताकत है। हाँ, हम आकर्षक कहानियों पर यकीन कर लेते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि वो सच हों। हम दुनिया की अधूरी जानकारी को भरने के लिए अपने मन में पूरी कहानी गढ़ लेते हैं। इसीलिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब हम निवेश करते हैं तो दूसरे निवेशक शायद हमसे बिल्कुल अलग खेल खेल रहे हों। उनके लक्ष्य अलग हो सकते हैं। हाँ, उनके लक्ष्य अलग हो सकते हैं, उनकी समय सीमा अलग हो सकती है। किसी डे ट्रेडर की हरकतों को देखकर लंबी अवधि के निवेशक को घबराना नहीं चाहिए। वे दोनों अलग अलग कहानियों और अलग अलग नियमों के साथ खेल रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये चर्चा हमें दिखाती है कि पैसे के साथ हमारा रिश्ता कितना पेचीदा, कितना भावनात्मक और कितना ज्यादा हमारे अपने व्यवहार पर निर्भर करता है। बिल्कुल। ये सिर्फ नंबर क्रंचिंग या भविष्यवाणियों का खेल नहीं है, बल्कि ये खुद को समझना, अपने डर और उम्मीदों को जानना और अपनी आदतों को संवारने का सफर है। बिल्कुल। और अगर इस पूरी बातचीत से एक विचार घर ले जाना हो तो शायद वो ये है। ये देखते हुए कि हमारे अनुभव कितने सीमित हैं, हम खुद कितने बदलते रहते हैं और भविष्य कितना अनिश्चित है, शायद सबसे कीमती वित्तीय संपत्ति कोई खास स्टॉक या बॉन्ड नहीं, बल्कि लचीलापन है। लचीलापन। हाँ, वो क्षमता जिससे आप बदलती परिस्थितियों के साथ अपना रास्ता बदल सकें बिना बर्बाद हुए। ये आपको गलतियों से उभरने की ताकत देता है, आपको बदलते लक्ष्यों के साथ तालमेल बिठाने देता है और सबसे ज़रूरी, आपको लंबे समय तक खेल में बनाए रखता है, जहां कंपाउंडिंग अपना असली जादू दिखा सकती है। इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है आज की बातों ने आपको पैसे और जिंदगी के बारे में सोचने के लिए कुछ नया दिया होगा।